हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए पैथोलॉजी सब्जेक्ट का एक पार्ट 3 लाए हैं, जिसके अंदर आज हम सेल इंजरी के बारे में स्टडी करेंगे। जो मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा और इन्हें एक्सप्लेनेशन करूंगा, ये आपके बीएससी नर्सिंग 3rd या 4th सेमेस्टर से रिलेटेड है। तो फर्स्टली बात करते हैं हम सेल इंजरी के इंट्रोडक्शन के बारे में। ऑल सेल्स नॉर्मली फंक्शन इन ए स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट होम्योस्टेसिस। तो सारी सेल्स होती है बॉडी की, वो नॉर्मली फंक्शन करती है अगर उनको बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो अगर प्रॉपरली अच्छे से मिले तो। व्हेन सेल्स आर एक्सपोज्ड टू स्ट्रेस और हार्मफुल एजेंट्स दे मे फेल टू मेंटेन होम्योस्टेसिस, सो इट रिजल्टिंग इन सेल इंजरी। तो इसका मतलब है जब सेल्स स्ट्रेस या हार्मफुल एजेंट्स के कांटेक्ट में आती है तो वो होम्योस्टेसिस मेंटेन करने में फेल हो जाती है, जिससे जो सेल है उसके अंदर इंजरी होने के चांसेज हैं वो बढ़ जाते हैं। सेल इंजरी इज़ द फर्स्ट स्टेप इन मोस्ट डिजीजेज। जो सेल इंजरी है ये मोस्टली फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी डिजीज का। डिपेंडिंग ऑन सीवियरिटी एंड ड्यूरेशन इंजरी कैन बी रिवर्सिबल सेल रिकवर्स और इरिवर्सिबल सेल डेथ। तो इसका मतलब है कि जो सेल में इंजरी हुई है किसी भी हार्मफुल स्टिमुलाई के द्वारा या कोई किसी स्ट्रेस की कंडीशन से, अगर जो स्ट्रेस है वो अगर कम है और थोड़े दिनों में या कुछ सेकंडों में या कुछ मिनटों में अगर वो ट्रीट हो जाता है तो वो तो होती है रिवर्सिबल कंडीशन, जिसके अंदर क्या होती है सेल है वो अपने नॉर्मल फंक्शन से वो दोबारा करना स्टार्ट हो जाती है। और इरिवर्सिबल का मतलब होता है कि कोई भी सेल है उसको अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मिल रहा है और अगर वो स्ट्रेस है वो ट्रीट नहीं हो रहा तो सेल इंजरी से उसकी सेल डेथ भी हो सकती है। एक बार सेल डेथ होने के बाद में जो सेल है वो दोबारा ट्रीट नहीं हो सकती। तो ये तो था हमारा सेल इंजरी का इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं सेल इंजरी है उसकी डेफिनेशन के बारे में। सेल इंजरी इज डिफाइंड एज ए कंडीशन इन विच द नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस of the cell is affected due to harmful stimuli leading to either reversible changes or irreversible changes। तो इस डेफिनेशन का मतलब है सेल इंजरी को एक ऐसी कंडीशन के रूप में अपन डिफाइन करते हैं जिसमें सेल की जो नॉर्मल स्ट्रक्चर और जो उसके फंक्शंस होते हैं वो किसी हार्मफुल स्टिमुलाई के कारण अफेक्ट हो जाते हैं, जिससे या तो रिवर्सिबल चेंजेस देखने को मिलेंगे सेल में या फिर इरिवर्सिबल चेंजेस सेल के अंदर देखने को मिलते हैं। तो अब इसे फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं। तो फ्लो चार्ट में फर्स्ट है कोई भी सेल है वो अगर नॉर्मल है, जैसे अपने बॉडी की सेल है वो नॉर्मली फंक्शन कर रही है, अगर उसको किसी भी टाइप का स्ट्रेस अगर मिलता है, चाहे वो पैथोलॉजिकल हो चाहे वो फिजियोलॉजिकल हो। पैथोलॉजिकल मतलब कोई भी डिजीज हो जाए सेल्स के अंदर, फिजियोलॉजिकल का मतलब है कि जो बॉडी की डिमांड है वो बढ़ जाए और अगर सेल है वो उसको ज़्यादा काम करना पड़े। तो स्ट्रेस की कंडीशन में क्या होता है सेल अडेप्शन की कंडीशन देखने को मिलती है। सेल अडेप्टेशन क्या होता है कि जो भी नॉर्मल सेल है वो स्ट्रेस को अडेप्ट करती है तो उसे ही सेल अडेप्टेशन कहते हैं। फिर उसके बाद में इनएबिलिटी टू अडेप्ट स्ट्रेस। इसका मतलब है कि अगर सेल अडेप्टेशन हो जाता है उसके बाद में स्ट्रेस है वो इतना बढ़ जाता है कि जो सेल है वो उसे झेल नहीं पाए या फिर वो उसको मेंटेन नहीं रख पाए, तो उससे सेल इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर सेल इंजरी सीवियर एंड कंटिन्यूअस स्ट्रेस। सेल इंजरी होने के बाद में भी अगर स्ट्रेस है वो कम नहीं होता है तो उससे सेल की डेथ हो जाती है। और सेल डेथ है वो दो टाइप से होती है, एक तो नेक्रोसिस और एक होता है अपोप्टोसिस। इन दोनों की क्लासें मैं आपको एक या दो वीडियो के अंदर प्रोवाइड करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में। उसके बाद में आता है हमारा सेल इंजरी है उसकी ईटियोलॉजी की, मतलब कोई भी सेल है उसमें कैसे इंजरी होती है। सेल इंजरी कैन बी कॉज्ड बाय वेरियस एजेंट्स। कुछ एजेंट्स होते हैं जिनकी वजह से सेल इंजरी हो सकती है। फर्स्ट है हाइपोक्सिया, लैक ऑफ ऑक्सीजन। मतलब हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी में क्या होता है जो सेल है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती है, जिससे क्या होता है सेल इंजरी होने के चांस बढ़ जाते हैं अगर लंबे समय तक ऑक्सीजन नहीं मिलती है किसी भी सेल को। तो सेकंड आते हैं फिजिकल एजेंट्स। फर्स्ट आते हैं ट्रॉमा, कोई भी पेशेंट है उसके चोट लग जाए तो सेल इंजरी के चांस बढ़ जाते हैं। फिर है हीट एंड कोल्ड, इस कंडीशन में भी सेल इंजरी होने के चांस है। रेडिएशन का मतलब है कि अगर अपन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के कांटेक्ट में आते हैं तो उससे क्या होता है सेल इंजरी होने के चांस होते हैं। जैसे रेडियोथेरेपी देते हैं कैंसर के अंदर तो क्या होता है कि जो कैंसर वाली सेल्स है वो तो डिस्ट्रॉय हो जाती है, बट जो कैंसर की सेल्स है उसके पास जो और नॉर्मल सेल्स जो प्रेजेंट होती है उनमें भी इंजरी हो जाती है। फिर इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक के कारण सेल इंजरी भी हो सकती है। फिजिकल एजेंट्स के बाद में आते हैं केमिकल एजेंट्स, जिसमें आते हैं एसिड बेस, कोई भी पॉइजन सब्सटेंस अपन ले लें, अल्कोहल पीने से भी हो सकती है। फोर्थ है इन्फेक्शियस एजेंट,
बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, इनका मतलब है कि इन्फेक्शन के थ्रू भी कोई भी सेल है उसकी डेथ हो सकती है या उसके अंदर इंजरी हो सकती है। फिर आता है इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस। कोई भी पेशेंट उसके अंदर ऑटो इम्यून डिजीज हो। ऑटो इम्यून डिजीज का नॉर्मल मीन्स होता है कि ऐसी डिजीज जिसमें बॉडी है उसका कोई भी पार्ट है, बॉडी उसको पहचानने से मना कर दे कि ये अपनी बॉडी का पार्ट नहीं है, तो क्या होता है कि बॉडी है अपने ही पार्ट को डिस्ट्रॉय करने लग जाती है, उसको अपन ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। सेकंड, एलर्जिक कंडीशन हो जाए तो भी सेल इंजरी होने के चांस बढ़ जाते हैं। फिर न्यूट्रिशन इम्बैलेंसेज, अगर सेल को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलते हैं तो उससे सेल है वो ग्रोथ नहीं हो पाती है और उससे सेल इंजरी के चांस है वो बढ़ जाते हैं। उसके बाद में आता है पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी, जो कि दो टाइप का होता है, रिवर्सिबल सेल इंजरी और इरिवर्सिबल सेल इंजरी। तो अब इनके बारे में प्रॉपर डिस्कस करते हैं कि रिवर्सिबल सेल इंजरी क्या होती है और इरिवर्सिबल सेल इंजरी क्या होती है। तो फर्स्ट आती है अपनी रिवर्सिबल सेल इंजरी। इट अकर व्हेन द इंजरी इज माइल्ड और शॉर्ट लिव्ड। जो रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है ये तब होती है जब किसी को चोट है वो या तो कम लगे या फिर वो जल्दी ही ट्रीट हो जाए। द सेल कैन रिटर्न टू नॉर्मल आफ्टर रिमूवल ऑफ स्टिमुलाई और स्ट्रेस। इसका मतलब है कि स्टिमुलाई और जो स्ट्रेस है अगर वो किसी भी सेल से हट जाते हैं तो उससे क्या होता है, जो सेल है वो नॉर्मल हो सकती है वापस से। फिर आते हैं मेन मैकेनिज्म कि रिवर्सिबल सेल इंजरी है उनमें कौन कौन सी मैकेनिज्म होती है, मतलब जो सेल है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो फर्स्ट है डिक्रीज एटीपी प्रोडक्शन ड्यू टू हाइपोक्सिया। तो जो हाइपोक्सिया होता है जिसके अंदर क्या होता है कि जो सेल है उसके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई है वो बिल्कुल कम हो जाए या नैरो हो जाए, तो उससे क्या होता है जो सेल्स के अंदर एटीपी का प्रोडक्शन होता है वो इसके अंदर डिक्रीज देखने को मिलता है। सेकंड है फेलियर ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप रिजल्टिंग सेल स्वेलिंग। रिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर क्या होता है, जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है वो फेल हो जाता है, जिससे क्या होता है सेल के अंदर स्वेलिंग देखने को मिलती है। एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस सो इंक्रीज लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, एनारोबिक का मतलब होता है कि ऑक्सीजन है उसकी अनुपस्थिति में क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस की कंडीशन देखने को मिलती है, मतलब जो ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज की फॉर्म में टूटना स्टार्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन है वो बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाता है। फोर्थ, डिटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स सो डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस। जो राइबोसोम है जो प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाने जाते हैं, ये क्या करते हैं प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। अगर राइबोसोम्स का ही डिटैचमेंट हो गया, ये अपने आप से ही अलग हो गए, तो उससे क्या होगा प्रोटीन है उसका सिंथेसिस है वो कम हो जाएगा। फिर आते हैं मोर्फोलॉजिकल चेंजेस। इसका मतलब है कि जो रिवर्सिबल सेल इंजरी है उसके अंदर जो सेल की स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। फर्स्ट है सेल स्वेलिंग, जो सेल है उसके अंदर इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। सेकेंड है फैटी चेंजेज, सेल के अंदर फैटी चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। अब इसको फ्लो चार्ट की मदद से समझते हैं कि जो सेल रिवर्सिबल सेल इंजरी है वो क्या होती है। ऑब्स्ट्रक्शन इन आर्टरी, किसी भी आर्टरी है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, उससे क्या होता है अगर कोई भी आर्टरी उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो उससे इस्कीमिया या हाइपोक्सिया की कंडीशन देखने को मिलती है। इस्कीमिया का मतलब होता है कि ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है, और हाइपोक्सिया का मतलब है कि उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिससे क्या होता है माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन। जो सेल्स का माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो अपना फंक्शन करना बंद कर देता है, जिससे क्या होता है डिक्रीज एटीपी प्रोडक्शन, जिससे जो एटीपी है उनका प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। अब अगर एटीपी है उनका प्रोडक्शन ही कम हो जाए तो उससे क्या होता है, उससे डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है उसकी एक्टिविटी भी कम हो जाती है, जिससे क्या होता है इंक्रीज इनफ्लक्स ऑफ वाटर एंड सोडियम एंड इंक्रीज पोटेशियम इनफ्लक्स। इससे क्या होता है कि जो वाटर, सोडियम और जो पोटेशियम है वो सेल्स है उसके बाहर आना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है स्वेलिंग इन द सेल ऑर्गेनेल। जो सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर स्वेलिंग देखने को मिलती है। एटीपी का प्रोडक्शन कम हो जाए उससे सेकंड इफेक्ट पड़ता है इंक्रीज एनारोबिक रेस्पिरेशन। सेल के अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है, जिससे क्या होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही अपने आप को मेंटेन करती है, जिससे दो कंडीशन देखने को मिलती है। फर्स्ट आती है इंक्रीज ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है वो फैट इनसे बनना स्टार्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है डिक्रीज ग्लाइकोजन। जो ग्लाइकोजन जो लीवर के अंदर स्टोर रहता है तो वो इस कंडीशन के अंदर टूटना स्टार्ट हो जाता है और जो सेल है उसको ग्लूकोज प्रोवाइड करवा देता है, जिससे क्या होता है जो ग्लाइकोजन है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। और सेकंड है लैक्टिक एसिड है उसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है और जो पीएच है वो कम हो जाती है। थर्ड आता है
डिटैचमेंट ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम है अगर वो डिटैच हो गए तो उससे क्या होता है, जो प्रोटीन का सिंथेसिस है सेल के अंदर वो कम हो जाता है। तो ये तो थी हमारी रिवर्सिबल सेल इंजरी। उसके बाद में आती है इरिवर्सिबल सेल इंजरी। इट्स अकर व्हेन डैमेज इज सीवियर प्रोलॉन्ग्ड। इरिवर्सिबल सेल इंजरी तभी होती है जब या तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस सेल के ऊपर पड़े या फिर लंबे समय से पड़ रहा है। सेल कैन नॉट बी रिकवर सो इट लीड टू नेक्रोसिस और अपोप्टोसिस। इसके अंदर क्या होता है, जो सेल है वो वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ पाती है, जिससे क्या होता है नेक्रोसिस की कंडीशन और अपोप्टोसिस की कंडीशन देखने को मिलती है, जो कि मैं आपको आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्क्राइब करूंगा। अब बात करते हैं जो रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है उसके अंदर कौन कौन सी मैकेनिज्म है वो वर्क करती है, मतलब क्या क्या चेंजेस होते हैं। फर्स्ट है सीवियर डैमेज टू माइटोकॉन्ड्रिया सो नॉट बी हैविंग एटीपी प्रोडक्शन। इसके अंदर क्या होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है सेल का वो बहुत बुरे तरीके से डैमेज हो जाता है, जिससे क्या एटीपी का प्रोडक्शन है वो नहीं होता है। सेकेंड है लॉस ऑफ मेम्ब्रेन इंटेग्रिटी सो लीकेज ऑफ एंजाइम एंड कैल्शियम इनफ्लक्स। तो इसका मतलब है कि सेल की मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के अंदर है वो डैमेज हो जाता है, इसलिए जो एंजाइम्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं और कैल्शियम है वो अंदर आना स्टार्ट हो जाता है सेल के। उसके बाद में थर्ड मैकेनिज्म आती है इंक्रीज कैल्शियम एंट्री इन द सेल सो इट एक्टिवेट्स डिस्ट्रक्टिव एंजाइम। तो जो सेल होती है उसके अंदर कैल्शियम है वो ज्यादा मात्रा के अंदर भरना स्टार्ट हो जाता है, जिससे क्या होती है कि जो ऐसे एंजाइम्स जो कि सेल है उसको डिस्ट्रॉय कर दे वो एक्टिवेट हो जाते हैं। फोर्थ लाइसोसोम एंजाइम लीकेज एंड डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनल्स। जो लाइसोसोम एंजाइम होता है वो इससे लीक हो जाता है सेल से, जिससे क्या होता है जो सेल के ऑर्गेनेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर जो हाइड्रोलेज एंजाइम प्रोजेक्ट होता है उससे ये बाकी ऑर्गेनेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। सीवियर डीएनए एंड प्रोटीन डैमेज सो हैविंग द सेल डेथ। इसके अंदर क्या होता है कि जो सेल है वो सीवियर तरीके से डैमेज हो जाती है, उसका डीएनए भी डैमेज हो जाता है और जो प्रोटीन है वो भी बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है, जिससे क्या होता है सेल है उसकी डेथ हो जाती है। अब बात करते हैं जो इरिवर्सिबल सेल इंजरी थी उसके अंदर जो सेल की स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं। मैकेनिज्म के अंदर अपन ने देखा था कि सेल है उसके फंक्शंस में क्या चेंजेस आते हैं, तो इसमें स्ट्रक्चर में फर्स्ट चेंज आता है सेल मेम्ब्रेन रप्चर। जो सेल मेम्ब्रेन होती है किसी भी सेल की तो वो क्या होती है, वो रप्चर यानी वो टूटना स्टार्ट हो जाती है अगर उसको लंबे समय से ऑक्सीजन या फिर कोई स्ट्रेस है वो बार बार परेशान कर रहा है उससे। सेकेंड आती है न्यूक्लियर चेंजेस। जो न्यूक्लियस है उसके अंदर भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो अब हम इसको फ्लो चार्ट के द्वारा समझते हैं कि जो इरिवर्सिबल सेल इंजरी है वो कैसे किसी सेल को अफेक्ट करती है। फर्स्ट है सेल मेम्ब्रेन डैमेज। सबसे पहले इरिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर क्या होता है कि जो सेल की मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो जाती है। परसिस्टेंट इसीमिया, ब्लड की सप्लाई है वो किसी पार्ट को बॉडी के या किसी सेल को नहीं होती है लंबे समय से, जिससे क्या होता है डिक्रीज एटीपी प्रोडक्शन। जो एनर्जी है जो एटीपी है उसका फॉर्मेशन सेल का डिक्रीज हो जाता है, जिससे क्या होता है इंक्रीज कैल्शियम इन साइटोसोल। जो सेल का साइटोसोल है उसके अंदर कैल्शियम है उसका इंक्रीजमेंट हो जाता है, जिससे दो कंडीशन देखने को मिलती है। फर्स्ट है एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, जो एंजाइम्स होते हैं उनका एक्टिवेट हो जाते हैं। सेकेंड है कैल्शियम डिपॉजिट इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल। जो सेल है उसके अंदर कैल्शियम डिपॉजिट होने लग जाता है जो सेल का माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें। तो फर्स्ट बात करते हैं कि अगर एंजाइम से वो एक्टिवेट हो गए तो उससे क्या होगा। फर्स्ट है अगर फॉस्फोलाइपेज एंजाइम है वो एक्टिवेट हो गया तो ये क्या करता है, जो सेल मेम्ब्रेन है उसको डैमेज कर देता है। सेकेंड है प्रोटीएज एंजाइम, अगर ये एक्टिवेट हो गया तो क्या होता है साइटोस्केलेटन ऑफ सेल इज डैमेज। ये क्या करता है, जो सेल का साइक्लोस्केलेटन होता है उसको डैमेज कर देता है, जिससे क्या होता है मेम्ब्रेन जो होती है वो डैमेज हो जाती है। थर्ड एंडोन्यूक्लियर, अगर एंजाइम है वो एक्टिवेट हो जाता है तो वो क्या करता है कि जो सेल है उसके न्यूक्लियस है उसको डैमेज कर देता है। फोर्थ है लाइसोसोमल एंजाइम। लाइसोसोमल एंजाइम क्या होता है, ये किसी भी सेल है उसको नेक्रोसिस यानी जो सेल है उसकी डेथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है लाइसोसोमल एंजाइम। फिर सेकंड फेज थी कि भाई अगर कैल्शियम है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डिपॉजिट हो जाए तो क्या होगा, उससे उससे जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डैमेज हो जाएगा और जो सेल है उसको प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलेगी, ना ही एटीपी का प्रोडक्शन होगा, जिससे क्या होगा सेल है उसकी डेथ हो जाती है। तो ये थे हमारे रिवर्सिबल और रिवर्सिबल सेल इंजरी और अपना टॉपिक था सेल इंजरी। आई होप आप सभी को समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स के अंदर पुट करें। कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। So thank you guys and thanks for watching.